तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे परागकण का अंकुरण कैसे होता है। तो जैसे कि जो है हम लोग मान लेते हैं जनरली जो है, अगर मान ले यह एक पुष्प का मादा भाग है, ठीक है ना, ये नीचे कुछ इस प्रकार का होता है। ये वाला भाग हमारा क्या कहलाता है, सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र, है ना। ये वाला हमारा कहलाएगा वर्तिकाग्र। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की नली है इसको बोलेंगे हम क्या, वर्तिका, ठीक है ना। और ये वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा, अंडाशय, ठीक है ना। बात समझ आई। तो देखिए परागकण जो है आकर के वर्तिकाग्र पर गिरता है, ठीक है ना। अब कैसे आएगा, हवा से चल के आएगा या किसी जो है जीव के द्वारा चल कर आएगा, वो अलग मामला है। यहाँ पर पहुंचने के बाद हम लोग देखेंगे क्या होता है कि यहाँ पर पहुंचने के बाद जब ये पहुंचेगा वर्तिकाग्र पर, तो वर्तिकाग्र पर क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, नमी होती है वहां पे। तो इस केस में जो है इसका यहाँ पर विभाजन होने के बाद अंकुरण होता है और इस दौरान ये पराग नली का निर्माण करते हैं, ठीक ना। यही तक हमको देखना है, क्या करते हैं, ये अंकुरित होकर पराग नली का निर्माण करते हैं। और परागनली का निर्माण क्यों करते हैं, इसी परागनली के सहारे ये अंडाशय में प्रवेश करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं अपने जाने का रास्ता खुद बनाते हैं। बस समझिए, इसका मतलब परागनली जो होता है वो रेडीमेड नहीं होता इसमें कि मतलब पहले से बना हुआ होता है कि उसमें से आने के बाद तुरंत जो है जाना शुरू कर देंगे। परागनली जो है इनके आने के बाद इनके द्वारा खुद निर्मित की जाती है। अब देखिए मान लीजिए ये जो है एक परागकण है, ठीक है ना। एक परागकण की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये गोलाकार वाला, ये सब होता है इसका जनन छिद्र। क्या होता है, जनन छिद्र, ठीक है ना। बस समझिए, ये जो होता है जनन छिद्र, यहीं से इसका निर्माण होगा परागनली का। किसका निर्माण होगा, परागनली का। अभी मत सोचिएगा कि यहाँ पे जितना जनन छिद्र है सबसे परागनली बनेगा, नहीं। किसी तरफ, किसी एक तरफ, जैसे मान लीजिए ये वाला भाग नीचे है ना, इधर बन जाएगा। अगर ये वाला भाग नीचे होता तो इधर बन, घुमा फिरा के। अब ऐसा नहीं कि पता लगा ऊपर निकल गया, तो जनन छिद्र कहाँ बनेगा, हमेशा नीचे बनेगा, क्योंकि इसको जाना कहाँ होता है, तो अंडाशय में, ठीक है ना। तो अंडाशय में जो है अब जाने के लिए देखिए क्या होता है, ये अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद मान लेते हैं इधर नहीं बना जनन छिद्र, नीचे बनेगा ना, क्योंकि इसको आसमान में थोड़ी ना जाना, लैंडिंग नहीं करना ना। इधर ये बनेगा परागनली, और परागनली बनने के साथ क्या हो जाएगा कि यहाँ से परागकण जो है अंडाशय तक पहुंच जाएगा, ठीक। अच्छा, इसका जो होता है ये वाला केंद्रक होता है। केंद्रक का काम क्या होता है, केंद्रक का काम, केंद्रक का, हाँ, केंद्रक का काम होता है कि किसी भी जीव के विकास संबंधी समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण एवं नियमन करना। मतलब उस जीव का जो है वैरायटी कौन सा है, उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसका जो है साइज वगैरह कैसे होना चाहिए, सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, केंद्रक, ठीक है ना। यही निर्धारित करता है कि गन्ने के पेड़ से गन्ने पैदा होगा, गुड़हल का फूल है ना। अगर ये निकाल दिया जाए तो 700 पैदा किया। अच्छा, ठीक है ना। दिनेश जो है गन्ना पेड़ से सरसों पैदा कर रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन, ठीक। तो यहाँ पे जो है ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं अंतःपरत। इसको क्या बोलते हैं, अंतःपरत। ये पेक्टोसेल्लोस या पैक्टिन और सेल्लोस की बनी हुई होती है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एंटाइन। क्या बोलते हैं, एंटाइन। तो ये जो है ज्यादा हार्ड नहीं होती है, लेकिन जो इसका सबसे बाहरी परत होता है उसको हम बोलते हैं बाह्य चोल। बाह्य चोल जो होता है ये बहुत ही मजबूत होता है और ये जो है स्पोरोपॉलिनिन नामक पदार्थ का बना हुआ होता है। और ये स्पोरोपॉलिनिन जो है ना, कुछ जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं उनके द्वारा जो है इससे बनी हुई दवाइयां प्रयोग में लाई जाती हैं।
आप लोग सुने होंगे डोपिंग वर्ड, डोपिंग है ना। तो डोपिंग में क्या होता है कि आप लोग सुने होंगे कि कुछ जो है खिलाड़ियों पर बैन लग जाता कि आप 6 महीने नहीं खेल सकते, 1 महीना नहीं खेल सकते। ऐसा क्यों पता है? वो जो है ना इस दवा का सेवन करते हैं ताकि उनके प्रदर्शन में क्या हो जाए, बहुत ज्यादा सुधार आ जाए, मतलब उन्हें थकावट या हरास महसूस ना हो, ठीक ना। तो स्पोरोपोलिन का जो है आप लोग देखेंगे कि जैसे बी पॉलिन नाम से एक टैबलेट आता है, ठीक ना। ये जो है खिलाड़ियों द्वारा यूज किया जाने वाला एक प्रकार का टैबलेट है और जिसका उपयोग जो है वैसे अगर देखा जाए तो खिलाड़ियों के ऊपर यह प्रतिबंध लगाया जाता है किसी भी प्रकार के जो है दवा से वो लिप्त ना हो, मतलब किसी भी पदार्थ जैसे दवा कोई हो गई, अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए किसी चीज का सहारा ना ले, ठीक ना। तो ये इसका होता है अंकुरण का सिस्टम, कैसे जो है परागकण में अंकुरण होता है। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक बन गया है? पूरा नहीं बनाया सर, जल्दी बनाओ। तो देखिए अब हम लोग जो है पुष्प का मादा भाग का चित्र बनाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं, बनाते रहिएगा। ठीक है, ये इतना भाग हमारा कहलाएगा वर्तिकाग्र। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। और यहां से यहां तक का भाग कहलाएगा वर्तिका। कोई दिक्कत नहीं ना? और यहां से यहां तक एक नलिकाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पराग नली। ठीक है ना? परागनली हो गया। अब देखिए इसके अंदर हम लोग आएंगे तो इसको बोलेंगे अंडाशय। इसको क्या बोलेंगे? अंडाशय। और फिर और अंदर आ जाइए, ठीक है ना? तो इसके अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये हमारा हो जाएगा बीजांड। और इसके अंदर जो पाया जाता है इसको हम बोलेंगे अंड कोशिका, एक सेल जिसको बोलते हैं। बात समझाएगी? समझाएगी? कोई दिक्कत? तो ये हमारा जो है बेसिकली जो है एक मादा जनन भाग होता है किसी पुष्प का। कोई दिक्कत इसमें? बनाइए जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई परागकण इसके वर्तिकाग्र पर आकर गिरेगा, है ना? और वर्तिकाग्र पर जब आकर पहुंचेगा तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? उसका अंकुरण होगा। अंकुरण होने के बाद ये परागनली का निर्माण करता है और इसी परागनली से होते हुए ये कहाँ पहुंचेगा? तो अंड कोशिका तक। पहले मतलब अंडाशय में जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कैसे है? जैसे मान लीजिए कोई जिला है, जिला के अंदर क्या होता है? ब्लॉक होता है, ब्लॉक के अंदर गांव। तो सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई? जिला। जिला से छोटी इकाई ब्लॉक, ब्लॉक से छोटी इकाई गांव, ठीक ना? वैसे जो है सबसे बड़ी इकाई अंडाशय, उससे छोटी इकाई बीजांड और सबसे छोटी इकाई कोशिका, है ना? तो ये जो है सिस्टम वाइज होता है कि पहले अंडाशय तक पहुंचने का प्रयास करेगा, अंडाशय तक पहुंचने के बाद बीजांड तक, बीजांड तक पहुंचने के बाद अंड कोशिका, है ना? बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना?
तो देखिए यहाँ पे जो है किसी पुष्प का जो है जो मादा भाग होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये आप लोग देख रहे हैं कि इसको बनाते समय जो एक चीज ध्यान देना है, ये अंदर पाया जाता है ना, बात समझ आ रही है। इसके अंदर जो है 2 केंद्रक पाए जाएंगे। कितना केंद्रक? 2 केंद्रक, ठीक है। और इसके बाद जो है ये पराग नली जो है यहां से चलकर आएगी और यहां से अटैच हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो परागकण होता है वो डायरेक्टली ऊपर से ना प्रवेश करके कहां से प्रवेश करता है, तो नीचे की तरफ से, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरफ यहाँ पर आप देखेंगे 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी? 3 कोशिकाएं, और 3 कोशिकाएं ही इधर भी पाई जाती हैं, ठीक है ना। यहां पे अगर बात की जाए एक केंद्र की एक केंद्र की एक, कुल मिला के क्या केंद्रक? तो यहाँ पर व्यवस्था होती है 2n। कितना? 2n। और यहाँ पे जो आप 3 देख रहे हैं इसमें से एक ये किनारे वाली, एक ये किनारे वाली, दोनों होती है सहायक कोशिकाएं। किनारे वाली कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिका। बात समझ रही ना। और जो बीच में एक ठो बच्चा है ये हो जाएगा जनन कोशिका। ये क्या होता है? जनन कोशिका। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना। और ये वाला भाग इसका मतलब जहां से बीजांड तक परागकण पहुंचेगा उसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ पे आपको जो 3 कोशिकाएं ये दिखाई दे रही हैं इसको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल। प्रतिमुख कोशिकाएं, ठीक ना। इनको जो है निभाग भी कहते हैं, निभाग या चलाजा। इंग्लिश में जो है चलाजा बोलते हैं और हिंदी में निभाग बोलते हैं। बस हो जाए। तो निभाग का मतलब आप लोग एक भी समझिएगा, जैसे मैंने लिखा नाम निभाग मतलब निष्क्रिय भाग, मतलब इनका कोई विशेष रोल नहीं होता है, ठीक ना। तो निभाग वाली जो कोशिकाएं होती है इनका कोई विशेष रोल नहीं होता है। रोल किसका होता है? तो यहाँ पे जनन कोशिका। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर अगर एक गोले या एक कोशिका मतलब n है तो 2 गोले का मतलब 2n। यहाँ पे बीच में कैसी जनन कोशिका है? एक है, किनारे तो सहायक कोशिका है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n। बात समझ आई? कोई दिक्कत? अभी हम लोग जो है पीछे पढ़े हैं कि मतलब यहाँ पर अंकुरण होने के बाद एक परागकण कई पार्ट में डिवाइड होता है? 2। अब दोनों आएगा गाना गाते हुए, जिसे मान लीजिए आज कल लगन वगन का सीजन चल ही रहा है, सब नाचते हुए गाते हुए आएगा। अब नाचते गाते आएगा सीढ़ा उड़ा पीते हुए, सीढ़ा पीने के बाद जब ये यहाँ पहुंचेगा एक पड़ोसिया इधर मुड़ जाएगा तो यहाँ पे n था और एक n और आके जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? n + n बराबर 2n। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे 2n है, एक पड़ोसिया भी बचा है ना, एक साथ में कई लोग आ रहे हैं? 2। एक तो इधर जाके घुसा तो यहाँ पे 2n था, एक n और आके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3n। तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक निषेचन तो यहाँ हो रहा है और एक निषेचन यहाँ पे हो रहा है। तो कुल कई निषेचन हो रहा है? 2 निषेचन हो रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। तो इसमें आप लोग क्या लिखेंगे कि परागकण के अंकुरण के पश्चात जब परागकण 2 भागों में बढ़ जाता है तो वह पराग नली से होते हुए अंडाशय में एक भ्रूणपोष और एक बगल की कोशिका के साथ जाकर जुड़ता है। इस प्रकार एक ही अंडाशय में 2 जगहों पर या 2 स्थानों पर
निषेचन प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। और त्रिसंलयन की बात करें तो त्रिसंलयन में आप लोग क्या लिखेंगे कि जो भ्रूणपोष होता है उसमें जो है 2n गुणसूत्र पहले से उपस्थित होते हैं और 1n गुणसूत्र जाकर के और जुड़ता है। तो इस प्रकार जब 3n हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन। इसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप सोचेंगे द्विसंलयन की इज्जत कहाँ गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है। हाँ नहीं है, सही बात है। अरे यार प्रधानमंत्री का आगे किसी चला है, आप सोचिए गांव प्रधान कोई जाके बोले तुम्हारे मंत्री लगा हमारे मंत्री नहीं लगा है, तुम्हारा प्रधानमंत्री हम गांव प्रधान है, तुम्हारे मंत्री लगा हमारे मंत्री नहीं लगा। तो मंत्री मतलब बहुत वैल्यू है। जैसे गांव प्रधान हो गया, वो क्यों लिखेगा प्रधान, और प्रधानमंत्री क्या लिखेगा, प्रधानमंत्री। तो ये मत सोचिएगा एक के अक्षर का तो अंतर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो जिसके पास पावर ज्यादा उसी का वैल्यू। बात सुनिए, कोई दिक्कत, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे सहायक कोशिकाएं जो होती है केवल साइड से लगी होती हैं। बेसिक वैल्यू किसका होता है, तो जनन कोशिका। बात समझ आई।